तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैकेनिक्स चल रहा है ना, सेकंड बुक जो चल रहा है, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था भैया कि अगर आपको न्यूटन साहब के लॉ के बारे में जानना है तो क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम वगैरह के बारे में अच्छे से कंप्लीट तरीके से बातें की थी। ठीक है, एंड आज की इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपके पास में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किस तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर जो होगा ये बेसिकली सेटअप करेगा आपके सेकंड चैप्टर की, जिसमें आप पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग सिस्टम्स के लिए निकालते हो, तो अगले चैप्टर में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जाएगा तो ये वाला लेक्चर उसका भी सेटअप करके जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को एकदम अच्छे से मज़ेदार तरीके से क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपने देखा भी है वो वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपको किसी पेन को ऐसे हाथ पे टिकाना पड़े भैया तो कैसे टिका सकते हो, ऐसे करके टिकाते हो, है ना। तो इसको बोला जाता है कि भैया ये पेन को जब आप अपनी उंगली पे टिकाओगे तो ये जब उंगली पे टिकेगा तो इसका जो पूरा सेंटर ऑफ मास होगा ये वहीं पे होगा जहाँ पे ये टिका हुआ है ना। तो बोला जाता है कि इस पॉइंट का, इस पेन का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इस जगह पे होगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इस तरीके से बताया जाता है कि उसका जो पूरा मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास मतलब बेसिकली एक पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है। सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का वो मास होता है जिसका पूरा मास, समझ लो कि इस पूरी बॉडी का जो मास है वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तभी जाके यहाँ पे मैं उंगली पे रखता हूँ तो ये भैया ये पेन जो है हमारे पास में, ये मार्कर जो है वो टिक जाता है ना। तो ये मार्कर को टिकाने का एक बेसिक सही तरीका है कि भैया इसको टिकाना है तो उसको उस पॉइंट पे अपनी उंगली पे टिकाओ जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। बट ये चीज़ डिसाइड कौन करता है, ये चीज़ डिसाइड कौन करता है भैया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे मिलता है। मान लो हमने तो टिका दिया कि भैया यहाँ पे टिकाने के बाद ये पिन टिक गया, विच मीन्स यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास में यहाँ पे मिलेगा। कि कोई भी चीज़ जहाँ पे टिक जाती है ना, कोई भी चीज़ जहाँ पे उसका टोटल मास होता है वो वहीं पे कंसंट्रेटेड रहता है, तो उसके हिसाब से उसको बताते हैं सेंटर ऑफ मास। बट सच्ची बताऊँ तो ये बस कुछ ही चीज़ों के लिए वर्क करता है। ये जो थ्योरी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं पे मिलेगा जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहेगा, तो ये थ्योरी सिर्फ वहीं पे वर्क करती है जिस भी बॉडी को, ऐसे सपोज कर लो जो बॉडी ऐसे रॉड के फॉर्मेट में हो, जो भी बॉडी ऐसे रॉड के फॉर्मेट में होगा ना, ये फॉर्मूला, ये थ्योरी सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड है, उसी के लिए ये वर्क करता है। बाकी चीज़ों के लिए फिर ये वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि बाकी चीज़ें अलग अलग शेप की होती हैं। तो अलग अलग शेप में भैया उसका सेंटर ऑफ मास ना अलग अलग होता है। जैसे यही कैप को अगर मैं निकाल दूं तो जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिल रहा था वो सेंटर ऑफ मास अब देखो कहीं और मिलेगा मुझे, वो सेंटर ऑफ मास मुझे अब कहीं और मिलेगा। तो जब सेंटर ऑफ मास देख रहे हो भैया इसी ऑब्जेक्ट का, जब मैंने ये कैप निकाल दिया तो ऑब्जेक्ट का मास कहीं और कंसनट्रेटेड हो गया, तो यहाँ से मास को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। ये कैसे हो गया भैया, अभी तो बोला था कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वो होता है कि जिस जगह पे पेन टिक जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास वहाँ पे मिलेगा। तो यही समस्या है सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली आप ऐसे नहीं बता सकते कि उसका जो टोटल मास जहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा वहीं उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये बताओगे ऐसे तो फंस जाओगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट देख लो, अभी देखा मैंने कि मैंने इसको टिकाया तो यहाँ पे टिक गया था, और जब मैंने कैप निकाला तो ये पिन यहाँ पे टिकी थी। तो ऐसा क्या हो गया भैया, तो बोलोगे भैया इसका मास इधर से कम कर दिया आपने, मास कम कर दिया ना। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में डिपेंडेंट होता है उसके मोशन के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, एक्चुअली में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके मोशन के ऊपर डिपेंड करता है भैया, कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है तो उस हिसाब से बताओगे उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा या दाएं बाएं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो समझ गए, सेंटर ऑफ मास जब भी बताना होगा तो ये ऐसा नहीं कि ये थियरी गलत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में थियरी सही भी होती है। जब भी आप ट्रांसलेशनल मोशन की बातें करते हो तो ये थियरी सही होती है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके मास पे, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसके मास पे कंसंट्रेटेड रहता है, उसका जो टोटल मास है उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है। तो ये थियरी मोस्ट ऑफ द केस में सही भी होती है और गलत भी होती है, ठीक है। तो अब गलत तो समझ गए कि गलत क्यों होती है, अब वो सही कैसे होगी, प्रॉपर तरीके से कैसे सही होती है। तो प्रॉपर तरीके से बताने के लिए सेंटर ऑफ मास को आप इस्तेमाल करते हो मोशन। किसका इस्तेमाल करते हो, मोशन। और हमारे पास में 3 तरीके के मोशन होते हैं। क्या क्या भैया, हमारे पास में 3 तरीके के मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। एंड एक होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सेकंड इज रोटेशनल मोशन, ठीक है, क्या होता है रोटेशनल मोशन। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन,
ठीक है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, अपने पास में 3 टाइप के मोशंस होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया व्हाट इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन, तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में, सपोज करो भैया कि ये मेरे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले केस की डिस्कस करवा रहा हूँ। तो सपोज करो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल्स की मैं बात करूँ ट्रेवल कैसे करेगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, जो भी पार्टिकल होगा, देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो वो ऐसे आगे, मान लो इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल ऐसे आगे की साइड में जाएगा। इधर पे कोई पार्टिकल हो, मैं इसको पकड़ के ऐसे आगे लेके जाऊँ तो वो भी आगे की साइड में जाएगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, मैं इसको पकड़ के आगे लेके जाऊँ तो वो भी आगे की साइड में ही जाएगा। इधर पे कोई पार्टिकल होगा, मैं इसको पकड़ के लेके जाऊँ तो वो भी आगे की साइड में जाएगा। इधर पे कोई पार्टिकल होगा, मैं इसको पकड़ के लेके जाऊँ आगे की साइड में तो वो भी आगे जाएगा। इधर पे कोई पार्टिकल होगा वो भी आगे जाएगा, इधर पे कोई पार्टिकल होगा वो भी आगे जाएगा। तो कहने का बेसिकली मतलब है कि अगर मुझे इस रॉड को आगे लेके जाना है, ट्रांसलेशनल मोशन ये कहता है कि अगर आपको इस रॉड को आगे लेके जाना है तो इसके हर एक पार्टिकल आपके साथ में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, इस रॉड के साथ में आगे बढ़ते हुए जाएंगे। या फिर ऐसे सपोज कर लो कि इस रॉड के हर एक पार्टिकल जब सेम डायरेक्शंस में आगे बढ़ेंगे तो ये रॉड भी आपकी आगे ही बढ़ेगी। और जब ऐसा कोई सिनारियो बनेगा कि किसी पार्टिकल की किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करें, हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करे, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स उसमें होंगे, वो सबके सब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलें, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। और जब भी कभी ट्रांसलेशनल मोशन की बात आएगी तो याद रखना मेरे भाई, ट्रांसलेशनल मोशन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ही उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है बस। जब भी ट्रांसलेशन मोशन की बात आएगी तो ट्रांसलेशन मोशन का जो पूरा सेंटर होगा, जो उसका सेंटर होगा, उसका जो टोटल मास होगा इस ऑब्जेक्ट का, अगर मान लो कि यहाँ पे मास सपोज करो कि m1 रहा होगा, यहाँ पे मास m2 रहा होगा, यहाँ पे मास m3 रहा होगा, यहाँ पे मास m4, ऐसे करके m5 m6 ऐसे करके रहा होगा, ठीक है। तो इस टोटल मास का जो सेंटर होगा, ये पूरा जो मास होगा वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, वो कंसंट्रेट होगा इसके सेंटर पे। तो ये फिक्स है सिर्फ ट्रांसलेशनल के लिए कि ट्रांसलेशनल मोशन के हर एक पार्टिकल जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट के पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे दिखेगा। उसका जो सेंटर ऑफ मास, उसको COM से दिखाएंगे सेंटर ऑफ मास को, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड आपको मिलेगा। ये पहला केस है कि भैया ट्रांसलेशनल मोशन के हिसाब से कोई चीज़ अगर ट्रांसलेशनल मोशन में कर रही है, मतलब उसके पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे मूव करेगा। और ऐसे केसेस में आपको ज़्यादातर कोई रेक्टेंगुलर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, इसका एग्जांपल देता हूँ तुमको। ऐसे केसेस में या तो तुमको कोई रेक्टेंगुलर रॉड मिल जाएगी, ठीक है, ये कोई रॉड मिल जाएगी तुमको, ठीक है, कोई रेक्टेंगल मिल जाएगा तुमको, कोई स्क्वायर मिल जाएगा तुमको, है ना, कोई स्फेयर मिल जाएगा तुमको, बस इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्फेयर, रिंग और डिस्क, मतलब ये होगा कोई स्फेयर होगा, कोई रिंग होगा, कोई डिस्क होगा, ये कोई स्क्वायर होगा, ये कोई रेक्टेंगल होगा, ठीक है, और ये कोई रॉड होगा। तो ऐसी चीज़ों का जो मोशन है वो इनके जो पार्टिकल हैं सब के सब एक ही डायरेक्शन में कहीं भी मूव कराओ, तो इन ऐसे सिस्टम के मतलब ऐसी चीज़ों की जो रॉड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रिंग, स्फेयर, डिस्क, इन सब जैसे पार्टिकल के, इन सब जैसे ऑब्जेक्ट के जो भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होंगे, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनका जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। कैसा मोशन करते हैं, ये सब के लोग ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनके सेंटर पे ही दिखाया जाता है। कि अगर आपके पास में इनमें से कुछ भी है तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पे ही मिल जाता है, जो कि वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं। ये केस होता है। सेम चीज़ जब बात करते हैं रोटेशनल की, सेकंड वाले की बात करते हैं, तो भैया रोटेशनल में क्या होता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को तुमको रोटेट करवाना है, तो रोटेशनल का मतलब क्या होता है, इसको पकड़ के कहीं से ऐसे मान लो रोटेट करवाते हो। मान लो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा मतलब रोटेशनल वेलोसिटी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह कहते हैं। तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो रोटेशनल का मतलब होता है कि इसको पकड़ के ऐसे घुमाना है चारों साइड से, ठीक है, इसको पकड़ के मतलब इसके किसी एक पॉइंट को पकड़ के ऐसे घुमाओ कि एक पॉइंट ऐसे, मतलब इसको ऐसे पकड़ो कि भैया एक जगह मैंने इसे पकड़ लिया तो बाकी साइड्स ऑटोमेटिक ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसी कुछ चीज़ होती है। अब बोलोगे हाँ ऐसी चीज़ें तो घड़ी उड़ी में देखने को मिलता है, घड़ी का एक पॉइंट फिक्स रहता है, बाकी वो सुई ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना। वो जो डंडा वाला गेम होता है, भैया बच्चे होते हैं किनारे किनारे पे बैठ जाते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे झूला झूला खेलते हैं,
है ना। तो वो चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसका एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स रहता है, बाकी दोनों साइड्स ऐसे इधर इधर उधर उधर करके मूव करती रहती हैं। तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, कि किसी एक पॉइंट तो कोई एक तो पॉइंट होगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा, बाकी उसके अराउंड बाकी दोनों साइड्स ऐसे ऐसे उसके मूव करेंगे, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट के अराउंड वो मूव कर रहा होगा, कि जिस पॉइंट वो फिक्स होगा, रोटेशनल मोशन में उसका सेंटर ऑफ मास वहाँ पे दिखता है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे मूव करेगा, मतलब इधर भी मूव करेगा इधर भी मूव करेगा, बट उसका एक पॉइंट होगा जो कहीं मूव नहीं करेगा। तो जो बीच वाला पॉइंट होगा वो बीच में भी हो सकता है, किनारे पे भी हो सकता है, इस किनारे पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। साइज ऑफ मतलब कैसे साइज का दिख रहा है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उसका एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जिसके अबाउट वो दोनों पॉइंट साइड वाले घूम रहे होंगे, बीच वाला पॉइंट कहीं पे होगा जो नहीं रोटेट कर रहा होगा। तो जहाँ पे रोटेट नहीं कर रहा होगा, सपोज करते हैं कि इसका इधर वाले पॉइंट पे रोटेट नहीं कर रहा है, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो उस मतलब जिस पॉइंट से रोटेट नहीं करेगा तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो उसी पॉइंट पे फिर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। फिर बताते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे देखने को मिलता है। ये होता है अबाउट द रोटेशन। एंड एक होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन में क्या होता है, मतलब ये रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा। क्या करेगा, रोटेट भी करेगा और आगे जाएगा। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम आपके पास में है जो रोटेट भी कर रहा है और आगे जाता है, जैसे क्रिकेट की बॉल देख लो, साइकिल का पहिया देख लो, है ना, क्रिकेट की बॉल, साइकिल का पहिया, है ना। तो क्रिकेट की बॉल आपने देखा होगा, जब थर्ड अंपायर टीवी डायरेक्टर से बोलता है भैया कि दिखाइए मुझे विजुअल एस्पेक्ट दिखाइए, बॉल कैसे जाके गिर रही है, कोई स्पिन बॉल मतलब कोई भी बॉल फेंकी जाती है, जब LBW की बात आती है ना, क्रॉस चेक करने की बात आती है कि आउट है कि नहीं आउट है, तो अल्ट्रा वाइड से वो नहीं दिखाते हम लोग, है ना। तो वो वाले सिनारियोज जब दिखाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जो बॉल फेंका गया होता है, वो बॉल तो ट्रैजेक्टरी आपने देखा होता है कि बॉल तो भैया ऐसे हवा में मूव करते करते जाती है। कोई स्पिनर बॉल होगा तो हवा में से मूव करते करते जाके गिर जाएगी। बट जब वो दिखाते हैं तो भैया उन्होंने एक पैटर्न पकड़ लेता है कि वो क्या करते हैं, एक ऐसा रेड या फिर ग्रीन सा पैटर्न पकड़ गिर जाते हैं कि बॉल ऐसे आई, टप्पा खाई और इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। वो सिर्फ एक ही लाइन दिखाते हैं, है ना, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट दिखाते हैं। वो एस्पेक्ट कैसे दिखाते हैं, तो वो उसके ट्रैजेक्टरी को पकड़ते हैं और उसके ट्रांसलेशन मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब रोटेशनल तो था ही कि वो कैसे रोटेट कर रहा था, तो उसमें भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके अबाउट वो ट्रांसलेशन पकड़ लेते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा था और आगे भी जा रहा था। तो जब आगे जा रहा होगा तो ऐसे जब ऑब्जेक्ट से मान लो ये वो कोई बॉल है, ये बॉल है, इधर पे कोई बैट्समैन था, तो जब बॉल ऐसे गिरेगी और इधर पे बॉल जाएगी, ठीक है, ऐसे ही जाती है। तो ये जब बॉल जाएगी तो भैया बॉल तो रोटेट भी करती हुई जाती है, हवा में तो रोटेट भी कर रही होती है, हवा में रोटेट करते हुए पहुंचती है ना। तो वो क्या करता है कि वो रोटेशन को छोड़ के उसकी एक ट्रेजेक्टरी को पकड़ लेता है कि वो बॉल ऐसे गिरी और ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे गिरी है ऐसे गई है। बस यही दिखाता है टीवी डायरेक्टर एम्पायर, यही दिखाता है ना। तो यही होता है कि कोई मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट पकड़ लो जो रोटेट भी कर रहा हो और ट्रांसलेट भी कर रहा हो, तो उसमें एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे वो फिक्स रहेगा, जहाँ पे वो चेंज नहीं करेगा, जहाँ पे उसका सिर्फ ट्रांसलेशनल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से सिर्फ उसका ट्रांसलेशनल देखने को मिलेगा। तो सपोज करो कि मैं मान लो तो उसका पॉइंट ये वाला है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे दिखाया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास वो उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे वो फिक्स होके रोटेट कर रहा है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो वो उस पॉइंट पे मिलेगा उसका सेंटर ऑफ मास जहाँ से उसका पॉइंट ट्रांसलेशनल स्टार्ट करता है। जिस पॉइंट से वो रोटेट और ट्रांसलेट फिक्स करके करता है उसी पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास देखने को मिलता है रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, ठीक है। अब इसको एक बार नोट कर लो, तो मैं इसको डेफिनेशन तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। और डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा कि किसके सेंटर ऑफ मास किस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। दोनों काम करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर फॉर्मूले पे चलेंगे कि फॉर्मूला इसका कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं भैया, ठीक है। फटाफट एक बार काम करो भाई। चलिए भाई, तो ये अपने पास में कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अब सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का जो डेफिनेशन हो सकता है वो ये होता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ हुज मोशन डिस्क्राइब द एक्चुअल मोशन। मतलब सेंटर ऑफ मास ऐसा होता है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल मोशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। एंड द ऑल फोर्सेस एक्ट अलोंग डायरेक्टली अपॉन इट, और उस पर जो भी फोर्स काम करेगा वो उस पर डायरेक्टली
उसके अलोंग काम करेगा, ठीक है, मतलब जिधर की साइड में मूव करेगा उधर की साइड में आपको फोर्स भी देखने को मिलेगा। एंड द मास ऑफ सिस्टम इज कंसेंट्रेटेड अबाउट द दिस पॉइंट, कि जिस पॉइंट के अबाउट वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी के अबाउट आपको देखने को मिलेगा, उसी पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास, उसका जो टोटल मास होगा वो कंसंट्रेटेड रहेगा। जिसमें से मेरे पास में मतलब ये हमारे पास में अलग अलग शेप के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट हैं। अगर इनके सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा जाए कि भैया इन सभी लोगों के सेंटर ऑफ मास के बारे में बताओ, तो किस किस का सेंटर ऑफ मास किस जगह पे मिलेगा, तो कोई रॉड होगा, कोई रेक्टेंगुलर शेप होगा, कोई स्क्वायर होगा, कोई रिंग, स्फीयर या फिर डिस्क, ऐसा कोई मटेरियल होगा तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनके सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड रहता है। कहाँ पे रहता है भैया, उनका जो सेंटर ऑफ मास रहता है COM रहता है, उनके सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है। वैसे अलग की बात करें तो कोई हॉलो कोन मिल गया, कोन मतलब देखा, कोन देखा है आपने, शंकु वाला चीज़, तो उसका सेंटर ऑफ मास h/3 लेते हैं, उसके सेंटर से h/3 करके नापते हैं, ठीक है। कोई हॉलो सेमी स्फीयर हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास r/2 करते हैं। कोई अगर सेमी डिस्क हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट में 4r/3 पाई पे जाके नापोगे तो वहाँ पे मिलेगा। कोई अगर आपके पास में सेमी रिंग होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास 2r/पाई के हिसाब से देखा जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कभी कभी ये वर्क कर जाता है, जो स्टार्टिंग वाली थियरी थी कि भैया कोई ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहता है, तो वो थियरी किसी किसी के लिए इन लोगों के तो वर्क कर जाती है, बट इन लोगों के लिए वो थियरी वर्क नहीं करती। तो इन लोगों के लिए वर्क कैसे करवाते, तो इनके लिए काम करवाते हैं फिर वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन का सहारा लेना पड़ता है। तो एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये होता है कि वह सेंटर ऑफ मास किसी पार्टिकल के एक्चुअल मोशन के बारे में डिस्क्राइब करता है, जिस पे फोर्सेस काम करते हैं, जिसके अलॉन्ग वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, और उसका जो एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो मूव करेगा तो उसी पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड रहता है। ये होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला, द मोस्ट अवेटेड। आपको लग रहा होगा भैया मैं कब से क्या क्या बता रहा हूँ, बट आपने कभी इसका फॉर्मूला तक नहीं बताया कि भैया सेंटर ऑफ मास का तो हमने फॉर्मूला देखा था, इसका RCM नाम से कोई फॉर्मूला वगैरह होता है ना। आपने देखा होगा कि RCM या फिर कैपिटल R नाम से इसका कोई फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को या तो R से दिखाया जाता है या फिर उसको RCM से दिखाया जाता है ना, RCM सेंटर ऑफ मास। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के बारे में बताना पड़े कि भैया सेंटर ऑफ मास में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना है कि पोजीशन के अबाउट मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो पोजीशन के अबाउट अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए, किसके अबाउट, ये होता है पोजीशन के अबाउट, कि भाई अगर आपको पोजीशन के अबाउट सेंटर ऑफ मास चाहिए तो उसको RCM या फिर R से दिखाते हैं। और वो क्या होता है भैया सेंटर ऑफ मास उसका उस टाइम पे, तो सपोज करो जैसे मान लो कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें आपके पास में अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लो ये आपके पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं इनको सेंटर से मिला दूँ, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है M1, इस ऑब्जेक्ट का मास है भैया M2, इस ऑब्जेक्ट का मास है M3। तो अगर आपने पढ़ा था मेरे से पोजीशन वेक्टर, तो आपको याद होगा मैंने पोजीशन वेक्टर निकलवाना सिखाया था। तो सपोज करो ये x, y एंड z एक्सिस है और ये कोई ओरिजिन है। तो सपोज करो कि किसी XYZ प्लेन में अपने पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस हैं M1, M2, M3, M4, कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से जिनके मासेस इस तरीके से हमारे पास में हैं। तो अगर इन ऑब्जेक्ट्स का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना पड़े, सेंटर ऑफ मास, तो क्या सही भी बोल दिया मैंने, वैसे तो अगर निकल गया तो सही बोला है मैंने। तो ऑब्जेक्ट का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े, ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े या फिर आपसे कहा जाए उसका पोजीशन, तो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था भैया पोजीशन निकालना है तो यह उसके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस पॉइंट को क्या करो, उसके सेंटर से मिलाओ, तो दैट इज R1, दैट इज R2, दैट इज R3, दैट इज R4। कि सपोज करते हैं कि M1 जो है वो सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है, M2 जो है सेंटर से R2 डिस्टेंस पे, M3 जो है सेंटर से R3 डिस्टेंस पे, M4 जो है सेंटर से R4 डिस्टेंस पे, ऐसे करके आपको ढेर सारे पार्टिकल्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज कि अगर M1 R1 डिस्टेंस पे है तो M1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, प्लस M2 R2 डिस्टेंस पे है तो M2 लिखेंगे, R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, M3 R3 डिस्टेंस पे है तो M3 इंटू R3 करेंगे, M4 R4 डिस्टेंस पे भी है तो M4 R4 करेंगे। ऐसे जो भी पार्टिकल्स होंगे ऐसे करते करते जोड़ते चले जाओगे, मल्टीप्लाई करके, मतलब जो पार्टिकल जितने डिस्टेंस पे उसका मास जो है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड कर दो होल मास से, कि भैया उसका जो टोटल मास था M1 प्लस में, M2 प्लस में, M3 प्लस में, M4 प्लस में, डॉट डॉट डॉट, तो जितने भी मास है सबको जोड़ के उसमें से डिवाइड कर दो। तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कॉल्ड RCM और ऑल्सो कॉल्ड R, सेंटर ऑफ मास।
कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है भैया, समझ गए। अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं बात करूं कि इस पूरे मास का मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट जो अपने पास में, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट अपने पास में है, अगर इसका टोटल जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब इसका जो टोटल मास है, मैं ऐसे सपोज करता हूँ इसका जो टोटल मास है, इसका टोटल मास अगर मैं लेट सपोज कंसीडर कर लूँ कैपिटल M, तो ये हो जाएगा भैया बराबर m1 प्लस में m2 प्लस में m3 प्लस में m4 प्लस में डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आएगा क्या? बोलोगे हाँ भैया, टोटल मास निकालना, अगर आप m कह रहे हो तो m जो होगा वो सबके मास के सम के बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि r बराबर m1 r1 प्लस में m2 r2 प्लस में m3 r3, है ना, ऐसे करके लिखते चला जाऊँगा m4 r4 एंड प्लस में डॉट डॉट डॉट, और नीचे वाले को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ कैपिटल M करके। क्या लिख दूँ? कैपिटल M। और इस कैपिटल M को अब देखो, चाहो तो इसको समेशन वगैरह बनाना है तो बना सकते हो, कि अगर तुमको समेशंस वगैरह के फॉर्मेट में लिखना है तो समेशन MI और I इक्वल्स टू 1 to n कर सकते हो डिवाइड बाई कैपिटल M। इसको अगर समेशन के फॉर्मेट में कोई लिखना चाहता है भैया तो ऐसे समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता है, मतलब I की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे भी 1 पुटअप होगा तो M1 R1, I की वैल्यू 2 पुटअप करोगे तो 2 होगा M2 R2, है ना, M2 R2, I की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो M3 R3, और नीचे आपका होल मास M। सिंपल सी बात है ना। तो बस ऐसे करके आप इसको चाहो तो समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अब अगर आपसे कभी पूछे कि सेंटर ऑफ मास, ये तो मैंने पोजीशन के अबाउट बताया, अगर आपसे सेंटर ऑफ मास अबाउट द वेलोसिटी पूछे कि भैया सेंटर ऑफ मास अबाउट द मोशन या फिर अबाउट द वेलोसिटी, मेरे को बताओ कि वेलोसिटी के अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो जब भी कभी आपको वेलोसिटी के अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, ध्यान रखना। इस जो अपने पास में आया है, मान लो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या करना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m को इधर पे ले जाके मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा mr इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस में m2 r2 प्लस में m3 r3 प्लस में m4 r4 प्लस में डॉट डॉट डॉट। यही सिनारियो बनेगा अगर मैं इस m को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो कभी आपको वेलोसिटी के अबाउट सेंटर ऑफ मास बताना पड़े कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे दे, मतलब इसमें तो पोजीशन दिया था कि ये r1 जो ये m1 जो है सेंटर से r1 डिस्टेंस पे है, m2 जो है सेंटर से r2 डिस्टेंस पे, m3 जो है सेंटर से r3 डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस के अलावा हो गया। पर अगर आपको सीधी वेलोसिटी दे दे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अबाउट द मोशन बताता है, तो अगर आपको वेलोसिटी के अबाउट पूछ दे तो कैसे बताओगे। तो वेलोसिटी के अबाउट बताने के लिए क्या करना, इस वाले पोर्शन का क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना। क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। आप इसको t के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट कर देना, और जैसे इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देखो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, m तुम्हारा बाहर हो जाएगा, dr डिवाइड बाई dt बराबर m1 dr1 डिवाइड बाई dt, m2 dr2 डिवाइड बाई dt। क्योंकि m जो है तुम्हारे पास में वो कांस्टेंट टर्म होता है, m क्या होता है, मतलब मास होता है, मास तो कांस्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनते चला जाएगा dr3 डिवाइड बाई dt एंड डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मूला ऐसे बनते चला जाएगा। अगर आपको याद हो तो भैया वेलोसिटी बराबर होता है dr डिवाइड बाई dt। यही होता है वेलोसिटी बराबर, कि अगर आप पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्टेंस को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्टेंस जो भी आपके पास में पोजीशन है, उसको अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विच मीन्स हमारे पास में जो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा दैट इज mv बराबर m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है, प्लस में m3 v3। ये अपना फॉर्मूला बनता चला जाएगा भैया। क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। एंड हेंस हम इसमें से जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से बन के आएगा, मैं m को उधर भेजूंगा तो डिवाइड करेगा, तो वेलोसिटी बराबर m1 v1 प्लस में m2 v2, ठीक है, प्लस में m3 v3। आप इसको ऐसे बढ़ाते चले जाना, होल डिवाइड में कैपिटल M। ये अपने पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा। किसका फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी का। कि अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो भैया वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज v बराबर m1 v1 प्लस में m2 v2 प्लस में m3 v2 डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है। एंड चाहो तो इस चीज़ को तुम और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। देखो m भी है ना, m इंटू वी क्या होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था भैया, m इंटू वी आपने बताया था मोमेंटम होता है। तो अगर ये चीज़ मोमेंटम होता है तो क्या हम इसको मोमेंटम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भैया, ऑब्वियस सी बात है। तो m इंटू वी को चाहो तो तुम इसको, अगर मान लो इधर वाले को मैं m इंटू वी करके छोड़ देता हूँ, तो इधर वाले को p1 प्लस में p2 प्लस में p3 डॉट 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 ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। मतलब होल मास, मतलब इसको टोटल मोमेंटम भी कह सकते हो, कि मतलब p बराबर, है ना, p बराबर p1 प्लस में p2 प्लस में p3 डॉट डॉट डॉट, इसको मोमेंटम के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है।
क्या किया जा सकता है भैया, इसको मोमेंटम के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है ना, ये मोमेंटम के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इवन इसके अलावा अगर चाहो तुम इस चीज़ का फिर वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब अगर तुम इस वाली जगह में इसको अगर इक्वेशन नंबर सेकंड बोलता हूँ, ठीक है, तो तुम अगर इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हो, ध्यान से देखना अभी क्या मिलने वाला है भैया, अब क्या बताने वाले हो। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो कि डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या कर दो, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हो तो ऐसा बनेगा कि m dv डिवाइड बाई dt बराबर m1 dv1 डिवाइड बाई dt प्लस में m2 dv2 डिवाइड बाई dt प्लस में m3 dv3 डिवाइड बाई dt प्लस में डॉट डॉट डॉट, और भैया m और dv डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू होता है एक्सीलरेशन। ये dv डिवाइड बाई dt बराबर होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। dv डिवाइड बाई dt बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा ma बराबर m1a1 प्लस में m2a2 प्लस में m3a3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, मतलब अपने पास में एक फॉर्मूला बनेगा जिसको चाहो तो f बराबर करके लिख सकते हो कि f1 प्लस में f2 प्लस में f3 प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स लगेगा सबका फोर्स का समेशन ये आएगा, मोमेंटम का समेशन ये आएगा, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास ये आएगा, पोजीशन का सेंटर ऑफ मास ये आएगा, और एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ये आएगा। तो देख लो एक ही फॉर्मूले से मैंने तुमको वो 4 चीज़ें बता दी जो लगभग कोई बताता है कि जब ज़्यादातर केसेस में सब लोग यहीं तक बता के छोड़ देते हैं, बहुत करते हैं तो आपको वेलोसिटी तक बता देते हैं। तो ध्यान रखना भैया कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास को आप 4 तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में पूछे, अगर आपको मोमेंटम के फॉर्मेट में पूछे, अगर आपसे फोर्स के फॉर्मेट में पूछे, या फिर पोजीशन के फॉर्मेट, किसी के फॉर्मेट में भी पूछ दे, बस भैया डिफरेंशिएट करते जाओ, फॉर्मूला निकालते जाओ। और इसको एक बार और, मैं सही कह रहा हूँ, इसको एक बार और स्टार्टिंग से रिपीट करके इस लेक्चर को देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। इस चीज़ को एक बार और अच्छे से रिपीट करके इस पूरे लेक्चर को देख लेना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि भैया अगर आपके पास में न्यूटन्स लॉ है, अगर आपके पास में मोमेंटम है, और अगर आपके पास में सेंटर ऑफ मास है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे हम लोग, है ना, बस फील करते जाओ, ठीक है। बाकी इस क्लास को एक बार और देख लेना ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में एंड डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू एंड अ वेरी गुड डे, ठीक है, बाय बाय।